Hello students of class 8th. Now let's move on to part number 5th of our chapter agriculture. बेटा हम लोग पेज नंबर 125 नेक्स्ट क्रॉप जो हमको पढ़ना है वो है कॉटन, है ना। तो कॉटन क्रॉप के बारे में पढ़ना है कि कॉटन को उगने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, रेनफॉल रिक्वायरमेंट कैसी है, क्लाइमेट की और रिक्वायरमेंट इसकी कैसी है, कितना समय लेती है उगने में। तो कॉटन मेनली आपका ब्लैक रीजन, ब्लैक सॉइल में उगने वाला क्रॉप है। ड्राई क्लाइमेट इसको चाहिए, ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए क्लाइमेट, ठीक है। काली मिट्टी में उगेगा, लाइट रेनफॉल, अगर बारिश होती भी है तो वो हल्की, ठीक है। इसी के साथ साथ ब्राइट सनशाइन, जो धूप पड़ेगी वो तेज होनी चाहिए, ठीक है। कॉटन के पौधे के लिए ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, ठीक है। जो एक कॉटन का पौधा होता है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे 6 to 8 मंथ्स इसको लगते हैं ग्रो होने में, है ना। लगभग 6 से 8 महीने पूरा मैच्योर होने में लगते हैं। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। देखिए इसका मतलब ये है कि 210 दिन जब एक कॉटन का पौधा लगा हुआ है उस समय पे बिल्कुल भी बारिश अगर होती है तो वो भी लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, तेज बारिश, ओले पड़ना, बर्फ पड़ना नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में कॉटन उगता है, महाराष्ट्र के भी उन इलाकों में जहाँ पे बारिश कम होती है। अगर कॉटन उगते समय रेनफॉल हो भी जाती है तो ये रेनफॉल लाइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, इसकी जो मात्रा होती है वो धीरे होनी चाहिए, है ना। बहुत तेज बारिश नहीं पड़नी चाहिए, ओले या बर्फ जैसी चीज़ तो पड़नी नहीं चाहिए 210 दिन तक कम से कम। और 210 दिन आप जब इसको निकालेंगे मंथ्स में, अराउंड 7 मंथ्स होते हैं, वही 6 to 8 मंथ्स टू ग्रो वाली बात आ गई उसमें, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील कॉटन के लिए फेमस कंट्रीज़ हैं। तो आप लोगों को ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ एक्सप्लेन द क्रॉप ऑफ कॉटन या एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कॉटन, तो ये चीज़ें लिखनी है। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल विद ड्राई रीजन, इट रिक्वायर लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड इट रिक्वायर 6 to 8 मंथ्स टू ग्रो। 6 से 8 महीने इसको ग्रो होने में लगते हैं, ठीक है। आप लोग इसका लिख सकते हैं इसको रफ कॉपी में। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं। नेक्स्ट क्रॉप जो आपको पढ़ना है आप लोगों को, दैट इज जूट। देखिए जूट और कॉटन में एक अंतर है। कॉटन में हमने पढ़ा कि उसको रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए, जूट के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है, इसकी रेनफॉल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। रेनफॉल रिक्वायरमेंट का मतलब फ्लड प्लेन चाहिए। फ्लड प्लेन मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे बाढ़ आई हुई हो, इतना पानी एक जूट को चाहिए होता है, ठीक है। मेन ग्रोइंग रीजन जूट के आपके हैं इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में अच्छी क्वांटिटी में जूट उगता है। नंबर 1 पे बांग्लादेश ही है, इंडिया तो सेकंड नंबर पे आता है जूट में, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या बोलते हैं जूट को? गोल्डन फाइबर, क्योंकि जब ये उगता है इसका जो रंग होता है, जब हम इसे देखते हैं तो गोल्डन जैसा, है ना, गोल्ड जैसा चमकता है, इस वजह से इसको गोल्डन कलर की वजह से गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इंडिया, बांग्लादेश मेन प्रोड्यूसर हैं, फ्लड प्लेन्स में उगेगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें, ठीक है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जूट को पहचानने के लिए अगर आपको देखना कि जूट होता क्या है, तो हम कट्टे देखते हैं, बैग्स, है ना, कैरिंग बैग्स होते हैं हमारे, जिसमें गेहूं चावल के कट्टे आते हैं, वो जूट के होते हैं। कारपेट होते हैं घर पे, पैरदान, है ना, वो भी आपके जूट के ही बने होते हैं। तो आपको ये बातें इसमें ध्यान रखनी है। जूट इन द फ्लड प्लेन्स में उगता है जहाँ पे बाढ़ आई हुई हो, पानी, हैवी रेनफॉल चाहिए। मतलब कॉटन से बिल्कुल अपोजिट, कॉटन में आपने पढ़ा था लाइट रेनफॉल, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हैवी रेनफॉल की। इंडिया, बांग्लादेश मेन प्रोड्यूसर हैं, गोल्डन फाइबर इसको कहा जाता है, बैग्स, कारपेट में मेनली इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कॉफी। तो कॉफ़ी इंडिया में वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में इसका कल्चर थोड़ा ज़्यादा है, और फिर बाकी यूरोप साइड। कॉफ़ी का मेन आपका ये है कि नीलगिरीज जो पर्वत है ना, आपके इंडिया में साउथ में, कहाँ पे, कर्नाटका एंड केरला में, वो अच्छे प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के। इसके अलावा कॉफ़ी इंडिया में और कहीं ज़्यादा नहीं उगती। कर्नाटका एंड केरला, जिसमें भी कर्नाटका फर्स्ट प्लेस पे है कॉफ़ी के लिए, ठीक है। वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, गर्मी हो और वेट, बारिश भी हो, है ना, वेट क्लाइमेट चाहिए, नमी वाला क्लाइमेट, मतलब
उमस या बारिश किसी वजह से भी पौधे को नमी मिलती रहे। तो वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। हिल स्लोप्स फेमस हैं। ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका, मैंने ये बताया आपको, जितने भी ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। ब्राज़ील के लीडिंग प्रोड्यूसर होने का कारण ये है, ब्राज़ील क्यों कॉफ़ी सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छी कॉफ़ी ब्राज़ील में क्यों मिलती है। ब्राज़ील आपका इक्वेटर पे है ना, मतलब कि हम अगर इस अर्थ के, इस पृथ्वी के, वर्ल्ड के मैप के 2 बराबर पार्ट करते हैं तो बीच में से लाइन गुजरती है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ब्राज़ील कंट्री बिल्कुल इक्वेटर पे है, यानी कि यहाँ पे, है ना, हम ऐसा माने यहाँ पे ब्राज़ील कंट्री है। इक्वेटर के बाद जितने भी देश होते हैं वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है ना, और गर्मी भी तेज पड़ती है। तो कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से ब्राज़ील पूरी कर देता है, इसलिए ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। इंडिया अपनी प्लेस पीछे रखता है कॉफ़ी के मामले में, कि कॉफ़ी में जो रिक्वायरमेंट कॉफ़ी की है वेट क्लाइमेट, वो इंडिया में पूरे साल भर नहीं मिलता, ठीक है। आपको बारिश इंडिया में 3 से 4 महीने ही मिलेगी, बाकी 8 महीने बारिश नहीं आती इंडिया में। फिर भी ठीक है, हम लोग कॉफ़ी उगा तो लेते हैं, है ना, इरिगेशन सिस्टम अच्छा है इंडिया का, तो उस वजह से। और ये आपको ध्यान रखना, लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है, काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का टी, चाय, है ना। चाय के लिए तो हम फेमस है यार, कॉफ़ी नहीं तो। और कॉफ़ी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में कहाँ पे, नीलगिरीज पर्वत हैं कहाँ के, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के, वहाँ पे कॉफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलती है ना। नेक्स्ट आप लोगों का है टी, चाय, है ना। तो टी की रिक्वायरमेंट्स इंडिया पूरी तरीके से करता है ना। डीप फर्टाइल लैंड चाहिए, उपजाऊ जमीन, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगेगा, गर्मी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। लेबर की क्वांटिटी अच्छी चाहिए इसके लिए। और इसमें अच्छा, जो क्लाइमेट चाहिए आप ध्यान रखेंगे, हॉट तो चाहिए सही, मॉइस्ट फ्री भी होना चाहिए। मॉइस्ट फ्री मतलब कि ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पत्तियाँ जो होती है ना, इसमें टी लीव्स को लेते हैं आप लोग, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा कि वो टी लीव्स को इकट्ठा करते हैं। तो जो पत्ती हमारे घर में आती है तो प्रोसेस होने के बाद आती है, पहले जो चाय होती है उसकी पत्तियाँ मिलती है, लीव्स मिलती हैं, तो वो लीव्स ज़्यादा पानी में गल जाती हैं। इस वजह से टी लीव्स मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट में होनी चाहिए। क्लाइमेट ट्रॉपिकल चाहिए, गर्मी चाहिए, लेकिन मॉइस्ट फ्री, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको टी के लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि इतने बड़े प्लांटेशन में जहाँ आपने टी को लगाया हुआ है, वहाँ पे जो पत्तियाँ कलेक्ट करनी है, तो बड़ी मात्रा में आपको उसके लिए लेबर चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि वो पत्तियाँ मशीन से नहीं होती, उखड़ती, वो एक एक पत्ती को वैसे डालते इकट्ठा करता है, आपने देखा होगा पीछे बैग बांध के, है ना। तो उसके लिए लेबर चाहिए, लोग चाहिए, काम करने वाले मजदूर चाहिए। तो ये एक इसमें बात है। उसके बाद ठीक है, इसके हम मेन प्रोड्यूसर की बात करें तो इंडिया, चाइना, श्रीलंका मेन प्रोड्यूसर हैं टी के। इंडिया में मेन प्रोड्यूसर असम एंड दार्जिलिंग में टी बहुत अच्छी क्वांटिटी में उगती है। असम एंड दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और असम तो आपका स्टेट है ही सही। ये दोनों जगह बहुत फेमस है टी के लिए इंडिया में। और हम एक बात ध्यान रखेंगे कि टी तो हमारे इंडिया की फेमस है ना, हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को भी हमारी चाय पिलाते हैं, ठीक है, ठीक है। और कॉफ़ी में तो फिर भी हम जो प्लेस है वो थोड़ा नीचे ही रखते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में ब्राज़ील वगैरह जो यूरोपियन कंट्रीज हैं दूसरी, वो काफ़ी अच्छा स्थान रखती हैं। लेकिन टी के मामले में देखा जाए तो इंडिया टॉप रैंकर्स में आता है, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, है ना। और इंडिया में भी असम एंड दार्जिलिंग आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ टी, एंड वी ऑल्सो एक्सपोर्ट टी टू अदर कंट्रीज। हम दूसरे देशों को भी टी बेचते हैं, बाहर वाली कंट्रीज को भी, ठीक है स्टूडेंट्स। और टी में आप लोगों को इतनी बात ध्यान रखनी है, आप लोग लिख सकते हैं, इसे लिखना है आपको रफ कॉपी में। नाउ नेक्स्ट इज आप लोगों का जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी हम कर लेते हैं इसी वीडियो में। फिर नेक्स्ट आपका फार्म इन यूएस एंड फार्म इन इंडिया का कंपैरिजन है, उसको मैं एक ही साथ करा दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखिए सीधी सादी बात है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का मतलब है कि एग्रीकल्चर में आप कैसे ना कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। जो फार्म है, जो आपको खेती बाड़ी है, क्रॉप है, वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, सॉइल अच्छी हो, मिट्टी अच्छी हो, ऐसी टेक्निक से फार्मर यूज़ करे, उसको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहेंगे। डेवलपमेंट क्या है, आगे बढ़ना, खेती को आगे बढ़ाना, खेती को बढ़ावा देना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो कैसे होगा वो, बाई यूज़ ऑफ
गुड इरिगेशन सिस्टम, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि इरिगेशन, खेतों तक पानी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी एक बड़ा किसान का तबका, एक बड़ा किसान का ग्रुप रेनफॉल पर डिपेंड है। और रेनफॉल तो क्या है, कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम होगी, कभी बर्फ़ पड़ जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेनफॉल के साथ। तो इसलिए इरिगेशन के सिस्टम, कैनाल सिस्टम, डैम्स, ये सब इतने मजबूत हो हमारे देश में कि किसान जुआ लगा के ना बैठे हर साल कि अगर बारिश आएगी तो मैं अच्छी खेती कर लूँगा और नहीं आएगी तो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा ना हो, है ना। इरिगेशन का सिस्टम काफ़ी अच्छा हो। इसके बाद फर्टिलाइजर्स, है ना, जो खेती को, आपकी खेती की ज़मीन को बढ़िया करेंगे। पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ हो, है ना, ताकि खेती की ज़मीन को कोई दिक्कत ना आए, ये अच्छे से होगी। एक आप लोगों का है HYV सीड्स का यूज़ हो, है ना। HYV सीड्स किन्हें बोलते हैं, फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं इसकी, आप लोगों को लिखनी है कॉपी में इसको ज़रूर। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HIGH हाई, YIELDING यील्डिंग, VARIETY वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ हो। अब ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं, नॉर्मल बीज आते हैं, ये उनमें से नहीं होते। जब आप इन बीजों को डाल के, इन सीड्स को डाल के खेती करते हैं तो जो आपका फार्म प्रोडक्शन होता है, खेती में प्रोडक्शन निकल के आता है, वो लगभग 2 गुना हो जाता है ना। ये सीड्स महंगे भी आते हैं, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, खेती को आगे बढ़ाना है, तो आपको एक्सपेरिमेंट्स तो करने पड़ेंगे। आप वो पुराने मेथड्स पे कब तक अटके रहेंगे जिन्हें ट्रेडिशनल मेथड्स बोलते थे, है ना। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इनका यूज़ करना पड़ेगा, तभी गाड़ी अच्छे से चलेगी खेती में। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इन सब का यूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहलाएगा। आपके देश में वैसे ही जो लैंड होल्डिंग्स है वो काफ़ी छोटे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ये सब देश खेती के मामले में काफ़ी आगे हैं इंडिया से, ठीक है। उसका मेन कारण है फार्म साइज़। अभी आप लोग आ फार्म इन इंडिया, आ फार्म इन USA, पेज नंबर 126 पर टॉपिक है। उसके डिफरेंस को जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से इंडिया और USA के फार्म साइज़ में अंतर होने की वजह से, है ना, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। इंडिया में फार्म साइज़ बहुत छोटे हैं, है ना, खेतों की जो साइज़ है वो बहुत छोटी है, तो इस वजह से किसान अच्छे से उसमें वर्क नहीं कर पाता। ये आप लोगों को खैर अभी पढ़ना है, अब डिफरेंस करेंगे इसका। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पूरा हो गया। पार्ट नंबर 5 को हम यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हम लोग आपका इंडिया USA का फार्म साइज़ का, वो फार्मिंग का डिफरेंस करेंगे। थैंक यू।